बैक टू माय चैनल। तो इसमें हम क्लास 6th हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। इसका क्या मतलब होता है, देखो जैसे कोई आदमी है वो गीली मिट्टी या रेत पे चल के जा रहा है, तो क्या होगा, उसके जो फुटप्रिंट्स हैं, उसके जो पैरों के निशान हैं, वो पूरे रास्ते पे पड़ जाएंगे। अगर हमको उसको फॉलो करना है तो हम क्या करेंगे, उसके निशानों को, उसके वो पद चिन्हों को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जो फुट ट्रेड्स हैं उसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और हम उस तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, जो अर्लीस्ट पीपल थे, मतलब जो सबसे पहले लोग आए थे, उनके पैरों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पैरों एज इन उनके जो एविडेंस रहे होंगे, वो जहाँ रहते थे, जो खाना खाते थे, उनको हम थोड़ा सा देखेंगे। अब देखो, जो चैप्टर 1 था उसमें भी हम लोगों ने ऐसे ही कुछ किया था। मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि चैप्टर 1 में हमने बहुत जनरल स्टडी की थी कि ये लोग, पुराने लोग ये करते रहे होंगे, ये करते रहे होंगे, पर हमने थोड़ा स्पेसिफिकेशन डाला है चैप्टर 2 में कि पुराने कौन से लोग क्या करते रहे होंगे, किस टाइम के लोग क्या करते रहे होंगे, इसमें हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो चैप्टर 1 और 2 बहुत रिलेटेड है, बस थोड़ी स्पेसिफिकेशन और टाइम में थोड़ी डिटेलिंग की गई है, मतलब टाइम के बारे में थोड़ा डिटेल में नॉलेज दिया गया है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, क्लास 6th हिस्ट्री चैप्टर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ये वो क्वेश्चंस हैं जो जिनके बारे में चैप्टर है, मतलब चैप्टर जिनको आंसर करता है कि अच्छा, मतलब जो चीज़ें हमको चैप्टर से पता चलेंगी। पहला, हु वेयर दे, हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो क्या थे। हाउ डू वी नो अबाउट देम, हम उनके बारे में क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं। वाई दे वेयर ऑन मूव, हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि लोग जो थे वो मूवमेंट कर रहे थे। हम एशिया को सब कॉन्टिनेंट मान रहे थे क्योंकि लोगों का जो मूवमेंट है वो उस एरिया पे ज़्यादा होता रहता है ना। फिर व्हाट काइंड ऑफ टूल्स दे यूज़, कौन से तरीके के हथियार ये इस्तेमाल करते थे। व्हाट वर्क दे डिड, कौन सा काम करते थे, वो क्या काम करते थे। हाउ डू वी क्लासीफाई नेम्स एंड डेट्स, डेट्स का जो क्लासिफिकेशन है ना, नेम का क्लासिफिकेशन, वो हम कैसे करते हैं। हमने पार्ट 1 में, जो चैप्टर 1 था, उसमें भी देखा था कि हम कैसे डेट्स को क्लासिफाई कर रहे थे। जो टाइम पीरियड है उसको 0 से कैसे क्लासिफाई किया था, 0 के पहले बिफोर कॉमन एरा कैसा किया था। हम अभी भी यही देखेंगे, थोड़ा डिटेल में चले जाएंगे, उससे थोड़ा 1 स्टेप फर्दर चले जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को याद रखना, दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये याद रहेगा ना क्वेश्चन क्या क्या थे, तो आप आंसर पे ज़्यादा ध्यान दे पाओगे। ठीक है, इट्स ऑलवेज गुड टू रीड पेपर बिफोर गिविंग आंसर। ठीक है, तो देखो, मान लो ये टाइम स्केल मान लो एज ऑलवेज। तो देखो क्या होता है, जैसे ये स्टोन एज है, स्टोन एज हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे स्टोन का बहुत यूज़ हो रहा था। जैसे कि एक टाइम होता है अर्थ पे, मतलब एक टाइम था इंडिया पे जब हम क्या कहते थे उसको, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि उस पर सब अच्छा था, सब हम लोग गोल्ड था, सब बहुत सारा सोना था। इसको हम स्टोन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एज में स्टोन का बहुत इंपॉर्टेंस था। इसको हम 3 चीज़ों में बांटते हैं, एक है पैलियोलिथिक, एक है मीजोलिथिक और तीसरा है न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक का क्या मतलब होता है, पैलियो मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, तो पैलियोलिथिक का क्या मतलब हो गया, ओल्ड स्टोन एज। मीजो समझ में आ रहा है, बीच में लिखा हुआ है कि मिडिल स्टोन एज होगा। न्यू मतलब न्यू स्टोन एज। ठीक है, मतलब जो थोड़ा एडवांस्ड होगा, जैसे हम कहते हैं ना न्यू टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी, वैसे ही न्यूलिथिक में क्या होगा, थोड़े नए तरीके से एडवांसमेंट आपको दिखेगा, किसमें, स्टोन्स में, जो फॉर्मेशन ऑफ टूल्स में यूज़ होते थे। जो पैलियोलिथिक है ये बहुत लॉन्गेस्ट फेज है, ये बहुत दिनों तक चला। कब से चला, 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 तक। ये कब से स्टार्ट हुआ, 12,000 ईयर अगो से 10,000 तक। और ये कब से हुआ, 10,000 से तब तक जब तक सिविलाइजेशन नहीं मिल गई। सिविलाइजेशन कौन सी हमको मिली थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड सिविलाइजेशन इन द बैंक ऑफ गंगा। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो इंडस सभ्यता है, और दूसरी सभ्यता जो गंगा के किनारे हमको मिली थी, जब तक ये सभ्यता नहीं मिलना शुरू हो गई तब तक हम उसको क्या मानते हैं, न्यूलिथिक एज। जो पैलियो है ये 3 में डिवाइडेड है, अपर, मिडिल और लोअर। ठीक है, ये 90% ऑफ लिथिक एज में आता है, मतलब जो लिथिक स्टोन एज है उसमें 90% जो हिस्सा है वो पैलियोलिथिक का है। ठीक है, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये टाइम स्केल है
पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक का, उससे क्या समझ में आता है, हम लोगों को थोड़ा बहुत एडवांस सीखने में, हमको क्या लगा, बहुत टाइम लगा। लेकिन उसके बाद फिर एडवांसमेंट सीखने में, जब हम बेसिक सीख गए तो उसके बाद एडवांस सीखने में हमको कम टाइम लगा, क्योंकि हमको बेसिक आता था। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, इसको थोड़ा सा याद रखना, तीनों नेम याद रखना और टाइम पीरियड याद रखना। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में देख लो कि जो पैलियोलिथिक है वो, उसका मतलब क्या होता है, ओल्ड स्टोन एज 2 मिलियन ईयर अगो से स्टार्ट हुई थी। मीज़ोलिथिक का क्या मतलब होता है, मिडिल स्टोन एज 12,000 से 10,000 तक चली। मीज़ोलिथिक में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है माइक्रोलिथिक। देखो, तुमको लिथिक का मतलब पता है और माइक्रो का भी पता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। लिथिक का क्या मतलब होता है, स्टोन, स्मॉल स्टोन। इसका मतलब क्या हुआ, जो पैलियोलिथिक एज में लोग थे वो क्या करते थे, जैसे मान लो इनको गिलहरी मारनी है, ठीक है, स्क्वायरल मारनी है, तो वो क्या करते थे, एक बड़ा सा पत्थर लेते थे, उसके ऊपर पटक देते थे, वो मर जाता था। तो क्या करते थे, वो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। इन्होंने मीज़ोलिथिक में क्या किया, पत्थरों को छोटा कर दिया, शार्प बना दिया। जैसे मान लो ये एक पत्थर है, इस पर ये बोन लगा दी या फिर लकड़ी लगा दी, तो ये क्या हो गया, कुल्हाड़ी जैसा हो गया। तो छोटे पत्थर से वो मारने लगे। इनसे क्या हुआ, एफर्ट कम लगने लगा, उनको थोड़ा कम ताकत लगाते थे और ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलता था उससे। ठीक है, ये माइक्रोलिथिक वाला टर्म इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी मैच द फॉलोइंग MCQ या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ सकता है। ठीक है, फिर आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको न्यू स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुई थी, 10,000 से स्टार्ट हुई थी। कब तक, जब तक सिविलाइजेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हो गया। इसमें बिगिनिंग हुई थी एग्रीकल्चर की, लोग खेती बाड़ी करना शुरू कर चुके थे, थोड़ा बहुत विलेज इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया था, मतलब थोड़े बहुत गांव बसने लगे थे, लगने लगा था कि हाँ अब गांव बसने लगेंगे। तो जो पैलियोलिथिक है और मीज़ोलिथिक है, इनमें थोड़ी सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा है, दीज आर मच कॉमन। ठीक है, और जो ये है अपना नियोलिथिक, ये थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए हम इसको किस में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन लोगों के बारे में जो पैलियोलिथिक और मीज़ोलिथिक एरा में थे, उस टाइम पे थे। ठीक है, नियोलिथिक के बारे में हम कब पढ़ेंगे, चैप्टर 3 के में। अब देखो, हु वेयर दे, जो पैलियोलिथिक और मीज़ोलिथिक में एज में लोग थे, वो लोग क्या करते थे, कौन थे। ऑब्वियसली हम नाम तो नहीं बताने वाले, चंगू मंगू मिंटू सिंटू, हम क्या बताने वाले हैं, उनका प्रोफेशन। तो वो क्या थे, वो हंटर्स थे, वो एनिमल हंट करते थे, फिश पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे और गैदर करते थे। गैदर मतलब इकट्ठा करना। क्या क्या इकट्ठा करते थे, वो फ्रूट्स को, रूट्स को, एडिबल पार्ट्स को, जो भी खा सकते हैं उसको वो इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, शिकार किया करते थे, वो मछलियाँ पकड़ा करते थे, वो बर्ड्स पकड़ा करते थे, और जो चीज़ें उनको खाने लायक लगती थी प्लांट प्रोडक्ट की, उनको इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, तो ये उनका काम था। कौन से टाइम की, जो 2 मिलियन ईयर अगो के लोग थे। अब देखो, इससे क्या समझ में आता है कि अच्छा, अगर वो ये काम करते थे तो उनमें कौन सी क्वालिटीज़ रही होंगी। ठीक है, देखो जैसे कि अगर कोई आदमी है जो आर्मी में है, तो उसमें कौन सी क्वालिटी होगी, उसका स्टेमिना अच्छा होगा, उसका बिल्डअप अच्छा होगा, वो फाइटर होगा, मतलब ठीक है, 3-4 क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। तो ऐसे ही उन लोगों को क्या क्या क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड रहती होंगी। अब अगर कोई आदमी एनिमल हंट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा लॉ तो नहीं है नेचर का कि सिर्फ आदमी ही एनिमल को हंट करता होगा, कभी आदमी जानवर को खाता होगा, कभी जानवर आदमी को खाता होगा। तो अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना होगा, डार्विन की थ्योरी है कि जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा। तो अगर उस आदमी को सर्वाइव करना होगा तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, अलर्टनेस, वो अलर्ट होगा, क्विकनेस मतलब वो तेज होगा, ऑब्वियसली जानवर से तेज होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो तुरंत समझ सके कि अच्छा अब उसको क्या करना है। परफेक्ट रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे कोई पेन चुभाएगा तो तुम क्या करोगे, हाथ हटा लोगे ताकि तुमको पेन ना चुभे। दूसरा क्या करोगे, तुम उसको थप्पड़ मार दोगे या तो, ठीक है, 2 ही रिफ्लेक्स, मतलब मोस्ट कॉमन 2 रिफ्लेक्स हैं, या तो तुम्हारे कोई पेन चुभाएगा तो तुम हाथ हटाओगे, या फिर हाथ हटा के या फिर जल्दी से थप्पड़ मार दोगे ताकि वो तुम्हें पेन ना चुभाए। ठीक है, तो उस टाइम के लोगों का रिफ्लेक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, उनको तुरंत समझ में आना चाहिए कि अच्छा अभी मेरे को क्या करना है। ठीक है, तभी वो जो स्ट्रॉन्गर एनिमल हैं उनसे बच सकते हैं।
क्योंकि जो जानवर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो बहुत तेज़ होते हैं ज़्यादातर, या तो वो बहुत तेज़ होते हैं, या तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे मान लो कि अगर उनको हिरण पकड़ना है, डियर पकड़ना है, तो वो क्या होगा, बहुत फास्ट भागता होगा, तो तुमको तेज़ भागना पड़ेगा। अगर तुमने सोचा शेर पकड़ना है तो तुमको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि शेर तो वैसे ही खा जाएगा, है ना। फिर ये तो एनिमल वाली बात हुई। लेकिन अगर उनको प्लांट खाना है, अगर उनको प्लांट प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तब क्या दिक्कत होगी। पहली दिक्कत ये होती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उनको प्लांट में क्या खाना है। ठीक है, जैसे मान लो उनको नहीं पता क्या खाना है, ऐसे थोड़ी कि तना खाने लगेंगे, वो तो हार्ड होगा, दांत टूट जाएंगे, मतलब टूट जाते रहे होंगे, डाइजेशन खराब हो जाता होगा। इसलिए ये दिक्कत आती थी कि उनको पता नहीं रहता था कि कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट खाना है। दूसरी चीज़ें ये होती थी कि मान लो अगर उनको पता भी चल गया कि इसका फ्रूट खाते हैं, ठीक है, जैसे वो सबका फ्रूट खा रहे हैं, उनको एक पेड़ मिला, उसमें भी फ्रूट लगा था, तो उनको पता कि हाँ इसका फ्रूट खाना है। बट दिक्कत क्या आती थी, सारे नॉन पॉइजनस नहीं होते थे, कुछ कुछ क्या होते थे, बहुत जहरीले होते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता था, खा के मर जाओगे और क्या होगा। ठीक है, या फिर कोई ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा, थोड़े दिन में बाद मर जाओगे। तो इसलिए ये भी थोड़ा दिमाग होना चाहिए था कि कौन सा फ्रूट खाने लायक है, कौन सा फ्रूट खाने लायक नहीं है। तो इसमें भी ये क्वालिटी भी रिक्वायर्ड होती थी। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो नर्मदा के किनारे लोग रहते थे वो बहुत अच्छे हंटर्स और गैदरर्स थे, मतलब वो बहुत अच्छे से ये दोनों काम कर सकते थे। वैसे भी जो पैलियोलिथिक एरा के लोग रहे होंगे, जो लोग जिंदा रहे होंगे, वो लोग इसमें बहुत अच्छे रहे होंगे, नहीं तो वो तो पहले ही मर जाते, है ना। तो ये सब क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड होती थी। तब के टाइम पे लाइफ इतनी, मतलब अभी तो बहुत ईजी हो गई, पहले के टाइम में लाइफ और हार्ड रही होगी। ठीक है, अब देखते हैं रीज़न ऑफ मूवमेंट। जैसे मान लो कि ठीक है वो एक जगह थे, वो मार के खा रहे थे, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि अगर वो ऐसे हैं, मार के खा रहे हैं, सिर्फ हंट करके गैदर करके खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो स्टेबल नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उनको एक जगह पे खाना नहीं मिल रहा था, वो घूम फिर के ही खा रहे थे। बट फिर भी और क्या रीज़न रहे होंगे मूवमेंट के उनके, वो देखते हैं। पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो 100 लोग हैं, वो एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ 100 पेड़ हैं, 200 जानवर हैं। ठीक है, क्या होगा, 10-15 दिन में क्या होगा, वो एनिमल मर जाएंगे। ठीक है, एनिमल मर जाएंगे, फ्रूट्स ख़त्म हो जाएंगे, कुछ दिन बाद तो उनको मूवमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इतना जल्दी दोबारा रीजनरेट नहीं होती। जैसे मान लो कि मैंने आज फ्रूट खाया, इसका मतलब ये नहीं कि कल दोबारा उसी जगह पे फ्रूट लग जाएगा, ऑब्वियसली नहीं लगेगा, टाइम लगेगा उसको, तब तक मैं भूखे थोड़े बैठे रहूँगी, है ना। तो जब रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो लोग क्या करते थे, मूवमेंट कर देते थे, दूसरी जगह पे चले जाते थे। दूसरा क्या है, हंटर्स। इसका मतलब ये नहीं कि हंटर्स है तो मूव कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये है वो हंटर्स थे इसलिए वो मूव कर रहे थे। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो एक हिरण है, वो एक पेड़ खा रहा था, ठीक है, वो खाया, अब उसको मन करता है वो वही पेड़ खाए, अब उस जगह पे ख़त्म हो गए तो वो दूसरी जगह जाएगा, वो दूसरी जगह जाएगा तो हमको उस हिरण को खाना है तो हम उसको पकड़ने दूसरी जगह जाएंगे, और वो जहाँ जहाँ जाता जाएगा हम वहाँ वहाँ जाते जाएंगे, इसलिए भी हमने मूवमेंट किया। तीसरा, चेंज इन सीजन। अगर मान लो हम हिरण नहीं खा रहे हैं, हम पेड़ खा रहे हैं, मतलब पेड़ के प्रोडक्ट खा रहे हैं, ऑब्वियसली फ्रूट्स खा रहे हैं हम मान लो, तो अभी जैसे हाँ ठीक है आम लग रहा है, गर्मियों का टाइम है, हमने आम खा लिए, अब क्या होगा, ठंडियों में आम नहीं लगेंगे, तो हमको क्या कर रहा है, दूसरी जगह पे जाके दूसरे पेड़ों पे फीड करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पेड़ का जो राइपनिंग सीज़न होता है, जो फ्रूटिंग सीज़न होता है, वो अलग अलग होता है। तो अगर एक जगह पे आम लगता है मैंने खा लिया, तो दूसरी जगह पे जाके मान लो कुछ और खाना पड़ेगा, तो इसलिए हमको मूवमेंट करना पड़ता था, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग फ्रूट्स जो है वो चेंज होते हैं। फिर वाटर, देखो पहले भी हमने पढ़ा था कि जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सिविलाइजेशन थे गंगा रिवर के बैंक में थे, या तो इंडस रिवर के बैंक में थे, या उनकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक में थे। क्यों, क्योंकि लोग पानी पर डिपेंड करते थे, जानवर हो या आदमी पानी के बिना रह नहीं सकता, तो उनको क्या चाहिए था, सबसे पहले पानी चाहिए था। ठीक है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या थी, वाटर। तो वाटर कहाँ इजीली अवेलेबल था, पहले लोगों को आइडिया नहीं आया था कि कुआं खोद लेते हैं या पॉन्ड्स खोद लेते हैं, तो जो नेचुरल पॉन्ड्स थे, जो नेचुरल रिवर्स थी, वहाँ पे लोग रहा करते थे। ठीक है, रिवर्स के बैंक में किनारे में रहा करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, रिवर के किनारे रहते रहते क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता था, ड्राई सीजन होता था। ड्राई सीजन का क्या मतलब होता है, सूखा पड़ जाता था, अकाल पड़ जाता था। तो जब सूखा पड़ता था तो रिवर सूख जाती थी। अब जब रिवर सूख गई तो उनको क्या करना था, फिर से उनको
ऐसी जगह जाना पड़ता था जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो, जहाँ पे पानी उनको मिलता हो, इसलिए वो क्या करते थे, दूसरी जगह पे माइग्रेट कर लेते थे। फिर ये लास्ट है प्राइवेट वर्क। देखो उस टाइम पे लोग कम्युनिकेट नहीं करते थे, बट फिर भी इमोशंस तो हुआ करते थे। लोग इमोशनली किसी से अटैच्ड हो जाते रहे होंगे, उनको फ्रेंड या रिलेटिव रहे होंगे, तो उन रिलेटिव से मिलने के लिए या उन फ्रेंड्स से मिलने के लिए भी वो माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब रीज़न रहे होंगे माइग्रेशन के कि लोग क्यों मूव करते थे। अब है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। मतलब ठीक है, वो लोग थे, वो ये काम करते थे, वो मूवमेंट भी करते थे, पर हमको कैसे पता चला उन लोगों के बारे में कि वो लोग ऐसे थे, वो लोग थे या नहीं थे, क्या करते थे, क्यों चलते थे। हमको पता चला आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से। अब देखो, हमने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट में मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़े थे, इंस्क्रिप्शन पढ़े थे, लेकिन जो अर्ली पीपल थे उनको लिखना नहीं आता था। क्यों? हमको एविडेंस नहीं मिले, इसलिए लिखना नहीं आता था। ठीक है, देखो एक बच्चा होता है जो बचपन में मॉन्टेसरी सेक्शन में जाना स्टार्ट करता है, उसको अच्छे से लिखना नहीं आता, तो ऐसा नहीं होगा ना कि जो अर्लीस्ट पीपल होंगे वो सीधे लिखने लग गए होंगे। उनको टाइम लगा होगा लर्न करने में, टू स्पीक, टू राइट। ठीक है, तो उन लोगों ने, वो लोग क्या करते थे, वो लोग कुछ चीज़ें बना के छोड़ के चले गए, जैसे टूल्स, जो उन्होंने वेपन्स बनाए स्टोन के, बोन, हड्डियों के या फिर लकड़ियों के, वो सब छोड़ के चले गए। उनको हमने स्टडी किया। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब वो होता है जो पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ता है। मान लो कि मैं ऐसे घूम रही थी, मुझे 5,000 साल पुरानी कोई स्टोन या कोई पॉट मिला और मैंने उसको खुदाई की, मुझे मिल गया, तो मैंने उसके बारे में स्टडी की, तो मैं क्या हो जाऊंगी, आर्कियोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि मैंने पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ाई की। पुरातत्व विभाग इज़ अ हिंदी वर्ड। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे होता है। तो उन्होंने क्या किया, स्टडी की किन सब की, जो उन्होंने हथियार बनाए थे, जो बिल्डिंग्स बनाई थी, जो वुड बनाई थी, मतलब वुड बनाई नहीं थी ऑब्वियसली, तोड़ी थी, उन सब के बारे में स्टडी की। जो स्टोन थे वो सबसे अच्छे चले। क्यों? क्योंकि देखो वुड भी एक टाइम बाद ख़राब हो जाती है, बोन्स भी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमको वो मिली, हमने उसकी स्टडी की। लेकिन जो पत्थर होते हैं वो उनका लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन होता है, वो बहुत टाइम तक एक जैसे रहते हैं, इसलिए जो स्टोन थे वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने संभाल के रखे। हमको पता चला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ करता था। देखो बोन्स का इम्पोर्टेंट क्या होता था, जब हमको बोन्स मिली तो हमको ये समझ में आया कि लोगों की ईटिंग हैबिट्स क्या थी। अब जैसे मान लो कि अगर हमको बोन्स मिली जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ हमको बोन मिली किसी की, मान लो कुत्ते की, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम कुत्ता पाल रहे होंगे या तो हम कुत्ता खा रहे होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, हमको ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे कैसे एनिमल्स रहे होंगे। ठीक है, तो हमको क्या पता चलेगा कि अच्छा इस टाइम पे कुत्ते जैसे एनिमल रहे हुए होंगे। ठीक है, तो ये किसका बेनिफिट पॉइंट होता है, ये हमको किससे पता चलता है, बोन्स से पता चलता है। लकड़ियों से क्या पता चलता है, लकड़ियाँ हुई होंगी तो हम उससे क्या यूज़ करते रहेंगे, फायरवुड की तरह एंड ऑल। स्टोन का क्या यूज़ रहा होगा, टू कट मीट एंड बोन, मीट, मांस और हड्डियों को काटने के लिए। टू रिमूव बार्क ऑफ अ ट्री, जो पेड़ों की छाल होती है उसको हटाने के लिए। टू रिमूव हिंट्स, इनका क्या मतलब होता है, जैसे एनिमल स्किन को रिमूव करने के लिए। अब जैसे देखो पहले के लोगों के पास कुछ था, क्लोथ तो था नहीं, मतलब कोई कपड़ा था नहीं, तो क्या करते रहे होंगे कि जैसे मान लो एक कोई भी डोमेस्टिक एनिमल मान लो, तो डोमेस्टिक ही क्या मतलब हॉर्स है। ठीक है, उनको हॉर्स मिला, उन्होंने हॉर्स को मार लिया, उसको खा लिया, उसकी स्किन को नहीं खाया उन्होंने। क्यों नहीं खाया होगा, मोस्ट प्रोबेबली जैसे मान लो कि ठंड पड़ रही है तो उन्होंने उसकी स्किन को कट करके उसके अंदर घुस गए, तो क्या होगा, उनको ठंड कम लगेगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी वो यूज़ कर सकते थे। वो गड्ढा खोदने के लिए, क्लोथ को स्टिच, कपड़े सिलने के लिए, कपड़े एज इन वही जो एनिमल की स्किन थी। टू मेक एरोज, क्या कहते हैं उसको, धनुष बाण बनाने के लिए। टू चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, जो फल होते हैं, जो जड़ होती है उनको काटने के लिए। क्यों? क्योंकि तब के ज़माने के लोगों के पास चाकू नहीं हुआ करता था, मेटल वॉज नॉट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, तो जब मेटल डिस्कवर्ड नहीं हुआ था तो ऑब्वियसली लोग क्या करते थे, शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और शार्प ऑब्जेक्ट हड्डियों,
लकड़ियों और पत्थरों में क्या था, पत्थर, इसलिए वो पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है। वॉट काइंड ऑफ टूल्स दे यूज, कौन से तरीके के पत्थर यूज़ करते थे? तो देखो, वो दो तरीक़ों से अपने हथियार बनाते थे। पहले कैसे बनाते थे, दो पत्थर लिया, एक ये और एक ये, दोनों को एक दूसरे पर रगड़ने लगे या फिर टकराने लगे तो कुछ ना कुछ पार्ट छिल जाएगा और उनसे टूल्स बनाते थे। दूसरा प्रेशर फ्लेकिंग, एक फ्रेम सर्फेस पे, जैसे मान लो ये फ्लोर है, इस पर एक पत्थर रखा, दूसरा पत्थर इसके ऊपर से मारने लगे, जो ये पत्थर होता था जिसमें वो चेंज लाने की कोशिश करते थे उसको हम कहते थे कोर। ठीक है। और जिससे हम चेंज लाने की कोशिश करते थे, जैसे ये वाले पत्थर से हम इस पर ठोक रहे हैं तो ये क्या है, कोर, और ये क्या होगा, हैमर। ठीक है। तो ऐसे हम ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते थे, इन दो तरीक़ों से हम टूल बनाते थे। अब देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, हमको आग के बारे में कैसे पता चला। क्या हो सकता है कि हमको आग के बारे में पता चला होगा? देखो, वैसे तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हो सकता है किसी दिन जंगल में दो बांस भिड़े हों और उससे आग लग गई हो सकता है सूरज की रोशनी पड़ी हो सूखी घास में तो आग लग गई हो। पर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो हम सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वो क्या है, हमने दो स्टोन लिए होंगे और उनको वो बनाने के लिए, वेपन बनाने के लिए एक दूसरे के साथ टकराए होंगे जिससे चिंगारी निकली होगी। ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ होगा, फायर जनरेट हुई होगी। तो इस तरह हमको फायर के बारे में पता चला होगा। फायर कुड बी यूज्ड फॉर, जो ये आग थी, जो ये फायर थी, वो किस चीज़ के लिए यूज़ हुई होगी? टू अवॉइड एनिमल, हो सकता है वो जैसे बैठे हों तो वो जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो आग से डरते हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए यूज़ की गई हो फायर। दूसरी, टू कुक फूड, जैसे रॉ फूड ईट करने से कभी कभी डाइजेशन प्रॉब्लम होता रहा होगा, पर अब क्या करते रहेंगे, ये फ्रूट को, जो फूड रहता होगा उसको कुक कर लेते रहेंगे। हो सकता है किसी दिन जंगल में आग लगी हो और फिर वो लोग घूम रहे हो तो उन्होंने देखा हो कि एक डियर है जो जल गया, फिर उनको खाया हो तो उसको टेस्टी लगा हो, इसकी वजह से वो फूड जो है वो कुक करके खाने लगे हों, टू लाइट अप द एनवायरनमेंट। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है, जैसे अंधेरे में लोगों को नहीं दिखता रहा होगा, पर अब वो आग जला के चलते होंगे तो उनको दिखता होगा, है ना। तो ये सब फायर के एडवांसमेंट थे कि जब फायर हमको मिली तो हम लोगों ने क्या क्या किया। ठीक है। वेयर डू दे यूज टू लिव, अब वो रहते कहाँ पे थे? तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसी जगह निकाली जहाँ पे उनको लगता है कि जो ये हंटर्स रहे होंगे, जो ये गैदरर्स रहे होंगे, वो रहते होंगे। उनको उन्होंने साइट्स कहा। बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन पता है ये जो साइट्स हैं, जो जहाँ पे लोग रहते थे, ये कहाँ हैं? ज़्यादातर पानी के पास। क्यों है? क्योंकि देखो, लोग बिना खाए ईजिली रह सकते हैं। जैसे मान लो लोग एक दिन में 2 बार खाए, ठीक है, पर ऐसा नहीं था ना कि सिर्फ एक दिन में एक बार पानी पीते, 10 किलोमीटर जाएंगे, पानी पियेंगे, फिर लौट के आएंगे। तब तक वो लौट के आते, तब तक उनको फिर प्यास लग जाती। इसलिए वो क्या लोकेलिटीज़ चूज़ करते थे, जहाँ पे उनको पानी ईजिली मिल जाए। लोग ये भी देखते थे कि उनको ऐसा स्टोन क्वालिटीज़ जो हैं, जो पत्थरों की क्वालिटी है, वो भी अच्छी मिल जाए। क्यों पत्थरों की क्वालिटी पे क्यों डिपेंड करते थे? क्योंकि ऑब्वियसली उनको पत्थर से क्या बनाना था, ये वेपन्स बनाने थे। अगर मान लो वो ऐसी सरफेस पे रह रहे जहाँ पे पत्थर ही नहीं है, तो और वो पत्थर ही नहीं है, तो वो कैसे लोग एनिमल्स को हंट करते? शिकार ही नहीं कर पाते तो खाते क्या? इसलिए वो ऐसी जगह देखते थे जहाँ पे पत्थरों की क्वालिटी जो है अच्छी हो। अब जो हमको साइट्स मिले, उनको 3 चीज़ों में उन्होंने डिवाइड किया, मतलब जहाँ जहाँ हमको मिला कि हाँ यहाँ लोग रहते होंगे, वो 3 तरीके की थी। पहले फैक्ट्री साइट, दूसरी हैबिटेशन, और तीसरी फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट। फैक्ट्री साइट का क्या मतलब होता है? ऐसी एरिया जहाँ पे वो लोग पत्थरों को बनाते रहे होंगे, जहाँ बैठ के वो वेपन्स बनाते रहे होंगे। जैसे हो सकता है कि मान लो, ठीक है, रिवर के पास वो रहते हैं, लेकिन रिवर से थोड़ी दूर एक जगह है जहाँ पे पत्थर की क्वालिटी अच्छी है, तो वो रिवर के पास रहते रहे होंगे, थोड़ी दूर जाते होंगे, वेपन्स बनाते होंगे, अपने हथियार बनाते होंगे, फिर उनको हथियार को लेके अपने घर आ जाते रहे होंगे, मतलब जहाँ पे भी वो टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए रहते रहे होंगे। ठीक है। हैबिटेशन साइट, जहाँ वो रहते रहे होंगे। फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट का क्या मतलब है? ऐसी जगह जहाँ वो दोनों काम कर सकते रहे होंगे, रह भी सकते होंगे और पत्थरों से अपने वेपन भी बना सकते होंगे। जैसे वो कहते हैं ना, ऊपर दुकान नीचे मकान,
एक ही जगह है जहाँ पे दुकान भी चल रही है, घर भी है, जहाँ पे उनका फैक्ट्री साइड भी होता था, जहाँ वो काम भी करते थे और जहाँ वो रहते भी थे। ठीक है, तो ऐसी 3 साइड मिली। जो लोग रहते थे वो कैसी केव्स यूज़ करते थे? नेचुरल केव्स, जो मतलब कभी कभी पत्थरों के गिरने से या किसी रीज़न से अगर पहाड़ों में केव बन जाती है, गुफा बन जाती है, तो वैसी गुफाओं में रहा करते थे। क्यों? गुफाओं में रहने से वो गर्मी, ठंडी, बरसात, हवा सबसे बच सकते थे। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर जंगल में आग भी लग गई है, ठीक है, तो वो गुफा में आके अगर उसका गुफा का जो मेन एरिया है जहाँ एंट्रेंस होता है, जो मेन डोर है, वहाँ पे पत्थर लगा देते होंगे, तो वो गर्मी से बच जाते होंगे। आइस फॉल हो रहा है तो उससे भी बच जाते होंगे। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन साइट्स के बारे में जो तुमको याद रखनी है, ये सब तो ब्ला 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 तुम खुद भी सोच सकते हो, पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ज़रूरी नहीं है कि जो तुमको साइट्स मिलें, जो तुमको जगह मिले, वो धरती के ऊपर हों। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, वो अर्थ सरफेस के अंदर बरीड होती हैं, उनके अंदर धसी हुई होती हैं। कभी कभी वो जल मतलब जल प्रपात जो होते हैं, जल प्रपात इज़ द प्लेसेस वेयर यू फाइंड क्या कहते हैं उसको, वाटर स्ट्रीम्स, कभी कभी पानी के नीचे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो साइट्स के बारे में ये याद रखना कि कहाँ कहाँ पे हमको क्या कैसी कैसी साइट मिली हैं। देखो, व्हाट वर्क्स पीपल यूज टू डू, क्या क्या करते रहे होंगे वो लोग, हमने पहले भी देखा, अभी थोड़ा और देख लेते हैं कि वो हंट करते होंगे, गैदर करते होंगे, पेंटिंग करते होंगे, मेकिंग टूल्स बनाते होंगे। अब देखो, ये तो करते ही थे, ये तो करते थे, ये तो करते थे, क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट था। पर हर आदमी सिर्फ सर्वाइवल के लिए हर चीज़ें नहीं करता, कुछ चीज़ें वो एंटरटेनमेंट के लिए भी करता है। जैसे क्या? पेंटिंग ऑन केव्स। हर इंसान को टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे हम लोग अभी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हमारी पहले वाली जो जनरेशन थी वो ज़्यादातर टीवी यूज़ करती थी, बिकॉज फ़ोन वॉज नॉट दैट मच एक्सेसिबल। उसके पहले वाले लोग क्या करते थे? रेडियो सुना करते थे। उसके पहले वाले लोग बुक्स बहुत पढ़ा करते थे। तो ऐसे ही साइकिल चलता है, हमेशा लोगों के पास कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। ये लोग क्या करते थे? दीवारों पे पेंटिंग किया करते थे। कौन सी दीवारों में? केव्स की दीवारों में। उनके पास कुछ था तो नहीं कि पेपर में कर रहे होंगे, है ना? तो वो केव्स में पेंटिंग किया करते थे। और जो पॉसिबिलिटी है इन सारे कामों की, तो क्या है कि हो सकता है कि जैसे हंटिंग का काम है, ये दोनों मेल और फीमेल करते रहे हों, क्योंकि बैक देन उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि लोग परिवार बना के चल रहे थे। आई फील लाइक ऐसा कुछ नहीं रहा होगा कि लोग परिवार बना के चल रहे होंगे, क्योंकि लोग स्टेबल नहीं थे। ठीक है, तो लोग क्या, जो आदमी हैं, औरत हैं, मेल एंड फीमेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दोनों एक साथ काम कर रहा होगा। ठीक है, जो गैदरिंग का काम एक साथ कर रहा होगा, हंटिंग का काम एक साथ कर रहा होगा, क्योंकि अकेले कोई शेर मार ले इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता कोई, अकेले ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए रहते होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी रहते होंगे जो सिर्फ औरतें करती होंगी या फिर सिर्फ आदमी करते होंगे। इसके बारे में कोई एक्यूरेट आंसर नहीं है कि कोई सेक्शन में डिवीजन था कि नहीं। अब हम देखेंगे रॉक पेंटिंग्स के बारे में। जो पेंटिंग रॉक पे थी उनसे हम क्या समझते हैं? देखो, लोग ज़्यादातर वही चीज़ें बनाते हैं जो चीज़ें वो देखते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैंने कुछ अजीब सी चीज़ बनाई, मतलब ऑब्वियसली मैं इंसान बनाऊंगी, मैंने इंसान देखा है, मैं हॉर्स बनाऊंगी क्योंकि मैंने हॉर्स देखा है, मैं ट्रेन बनाऊंगी। वो चीज़ें लोग बनाते हैं ज़्यादातर जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं या फिर कहीं से सुनी हुई हैं। ठीक है, इमेजिनरी चीज़ें बनाते हैं। तो ज़्यादातर लोग कैसी चीज़ें बनाते हैं? जो उन्होंने देखी हैं, जो उनके लाइफ का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो केव्स थी उसमें क्या था, जो पेंटिंग्स थी वो ज़्यादातर किसकी थी? बहुत बड़े बड़े एनिमल्स की, और बहुत सारे लोग उनको मार रहे हैं, हंटर्स की, इनकी ड्राइंग थी। ठीक है, वो ये बताती थी कि वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, ये बहुत एक्यूरेसी के मतलब बहुत अच्छे से बनाई गई थी, एकदम स्किल्स दिखते हैं उसमें। अब ये चीज़ थोड़ी सी देख लो, ये दोनों चीज़ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, बट देख लो, ऐसी हिस्ट्री जिसके बारे में हमारे पास एविडेंस नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री की पहली वाली चीज़। हिस्ट्री किसको कहते हैं? जिसके बारे में हमारे पास एविडेंस है। ऐसा पास्ट, ऐसा भूतकाल जिसके बारे में हमारे पास सबूत है, उसको हम कहते हैं हिस्ट्री। पर ऐसा काल जिसके बारे में हमारे पास सबूत नहीं है उसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। जैसे अभी तो रामायण महाभारत के भी सबूत, कुछ कुछ एविडेंसेस हैं, पर जब तक हमारे पास नहीं थे तो हमारे लिए वो क्या था? प्री हिस्ट्री। अब वो हमारे लिए क्या है? हिस्ट्री। ठीक है,
ये याद रखना। अब थोड़ी बहुत साइट्स देख लो, जैसे भीमबेटका। भीमबेटका भोपाल के पास है, भोपाल इज़ इन एमपी। ठीक है, ये पैलियोलिथिक एज का है। पैलियोलिथिक एज का मतलब क्या हुआ? स्टोन एज, जब ओल्ड स्टोन एज, एकदम पुराना पत्थरों वाला जो था। ये नेचुरल केव है और ये हैबिटेशन साइट है। हैबिटेशन साइट का मतलब मैंने पहले बताया था, जहाँ पे लोग रहा करते थे। दूसरा क्या है? हुंसगी। हुंसगी में क्या हुआ करता था? ये भी अर्ली पैलियोलिथिक है। इसमें हमको टूल्स मिले थे। ठीक है, ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट थी, मतलब ऐसी जगह थी जहाँ लोग रहते भी थे और अपना काम भी करते थे। ये जो एरिया है ये लाइमस्टोन से मिलकर बना हुआ है। जो हुंसगी है ये लाइमस्टोन से मिलकर बना हुआ है। जब भी पैलियोलिथिक के बारे में पूछा जाता है तो ये जो भीमबेटका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर आता है पटने, ये महाराष्ट्र में है। इसमें हमको एक अलग चीज़ मिली विच वॉज ऑस्ट्रिच के एग्स। हमको ऐसे ऑस्ट्रिच के एग का जो सेल है, मतलब जो आउटर जो एग होता है मेन, उसके शेल में हमको डिज़ाइन किया हुआ मिला। इससे हमको क्या समझ में आता है कि पहले के टाइम पे भारत पे ऑस्ट्रिच हुआ करते थे। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कितना क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा। तो ऐसा था। फिर इन जो ये शेल्स थी ऑस्ट्रिच की एग सेल्स, उससे हम लोग मोतियों जैसे बीड्स भी बनाया करते थे, वो माला पहनते थे, मतलब नेकलेस गले में पहनते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ये वाला देखते हैं फ्रांस का। ये अदर साइट्स में लिखा हुआ है बुक में। ये भी पैलियोलिथिक का है, स्टोन एज का है। इसमें भी हमको पेंटिंग्स मिली हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसकी जो पेंटिंग्स हैं, जो इसमें पेंटिंग्स मिली हैं वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, 20,000 ईयर अगो की हैं। YA का मतलब है ईयर अगो। ठीक है, जहाँ पे MY लिखा होगा वहाँ पे मिलियन ईयर अगो, जहाँ पे BYA लिखा होगा वहाँ उसका मतलब है बिलियन ईयर अगो। ठीक है, इन पेंटिंग में जो है ना मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है, कोर मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है। ऑल्दो उनको नॉलेज होगा शायद ही, मतलब उनको बहुत कम चांसेस हैं कि उनको पता होगा कि हाँ ये आयरन यूज़ कर रहे हैं हम, बट उन्होंने उन मेटल्स का यूज़ किया, बहुत एक्यूरेसी के साथ बने, बहुत खूबसूरत हैं वो। और वो पेंटिंग्स किसकी हैं? लार्ज एंड एनिमल्स की, बड़े बड़े जानवरों की पेंटिंग्स हैं वो। ठीक है, तो ये साइट्स हैं जो याद रखनी है। फ्रांस वाली ऑल्दो थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, बट बाकी जो इंडिया की हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो याद रखना, तीनों कहाँ की हैं? पैलियोलिथिक एज की हैं, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोरेज। ठीक है, अब हम देखते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब क्या हुआ? 12,000 साल पहले क्या हुआ? मेजर क्लाइमेटिक चेंज आया, बहुत अचानक से क्लाइमेट पूरा चेंज हो गया। थोड़ा गर्मी के साइड शिफ्ट हो गया, ज़्यादा गर्म हो गया एनवायरनमेंट। ठीक है, उससे क्या हुआ? ग्रासलैंड डेवलप होने लगे, और ग्रासलैंड के कारण क्या हुआ? जानवर ज़्यादा जानवर होने लगे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? नेचुरल ग्रोथ। और एक चीज़ और हुई इसके कारण ना, नेचुरली जो गेहूँ, चावल, इन सब की ग्रोथ होने लगी। अब गर्मी का मतलब ये नहीं था कि सब जल गया। गर्मी का मतलब क्या है? थोड़ी सी गर्मी हुई। और वैसे भी इंडिया में तो ऐसा था, ट्रॉपिकल टाइम है, 24 हमको पूरे 12 महीने तुमको सनलाइट मिलती है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सीज़न होता है, इसलिए प्लांट वेराइटी भी चेंज होती रहती है। तो हमको क्या हुआ? अलग अलग ये जो ग्रीन वाले थे ग्रासेस, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, ये सब चीज़ें हमको मिलने लगी। गेहूँ, बार्ले, ये सब हमको दिखने लग गया। तो लोगों ने पहले ही उनको ग्रो करना स्टार्ट नहीं किया। पहले वो क्या करते थे? इन सब की सीड इकट्ठा करते थे। ठीक है, क्योंकि वो खाने के लिए वैसे भी सीड और ये इकट्ठा कर रहे थे, तो ये इकट्ठा करने लगे। ठीक है, इन सब अबव सिचुएशन के कारण एनिमल्स ज़्यादा हुए, तो वो एनिमल को हंट करने लगे। अब एनिमल को हंट करते करते उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कौन से सीज़न में वो ब्रीड करते हैं, कैसे वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, उनके खाने की हैबिट क्या है। हो सकता है उनको लगा हो कि हम इन एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे एनिमल्स को साथ में रखना शुरू किया हो, और ये ग्रेन्स इकट्ठा करते करते उनको समझ में आया हो कि वो कौन से सीज़न में उगते हैं, और धीरे धीरे उन्होंने सोचा हो कि चलो हम ही क्यों ना इसको बोना शुरू कर दें। इसको इतना पानी लगता है, इतना सनलाइट लगता है, तो हम इसको बो लेते हैं, घर में बैठ के खाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? वो थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट आया हो लाइफ में, थोड़ा स्टेबल हुई हो ज़िंदगी। ठीक है, तो इससे चेंजिंग एनवायरनमेंट से हमको ये पता चला। That's all for today. Thank you for watching it. Like it if you like the video. Subscribe it. Love life, live life. Bye bye. Take care.